गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंदर जो टॉपिक है सहायक संगीत प्रथा, हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेल्लेस्ली की जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे उसके द्वारा इस सहायक संगीत प्रथा को जो अमलीजामा बनाया गया, उसकी नीति को उन्होंने जो तय किया गया, उसके द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं विकास हुआ उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि इस सहायक संगीत प्रथा ने ईस्ट इंडिया कंपनी एवं देशी जो भारतीय राज्य थे उनकी नीतियों को, उनके जो प्रभाव उनकी नीतियों को कहाँ तक प्रभावित किया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सहायक संगीत प्रथा एवं बौद्ध निषेध प्रथा जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है डलहौजी की, ये दोनों ही जो नीतियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वह उसकी साम्राज्यवादी नीति का द्योतक हम उसको कह सकते हैं, उद्देश्य उनको कह सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की ये शुरू से ही नीति रही है, इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग राय हैं। तीन तरह के मत इसमें प्रचलित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भारतीय साम्राज्य है, भारतीय राज्य है, वह संयोग से प्राप्त हुआ। दूसरा मत है कि ये सुनियोजित योजना के द्वारा प्राप्त किया इन्होंने। तीसरा मत ये है कि ये ना तो संयोग के द्वारा प्राप्त हुआ और ना सुनियोजित योजना के द्वारा, बल्कि तो तत्कालीन परिस्थितियों के द्वारा और बाद में जो अंग्रेजी नीति है उसके द्वारा ये राज्य उनको प्राप्त हुआ। सर जॉन सीले, अल्फ्रेड लॉयल, ली वार्नर, शेख अली जैसे विद्वानों का भी ये मानना है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ एक संयोगवश हुआ। उनका मानना है कि इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी और संयोग से उसको भारतीय राज्य प्राप्त हो गया। दूसरा मत जो मानने वाले थे उनका मानना था कि ये सुनियोजित योजना का परिणाम था। ये सही है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के रूप में काम शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार भारतीय राज्यों को बंटवा। इसी तरह से तीसरा मत जो बैलेंस बनाता है उनका मानना है कि कंपनी शुरू में व्यापार के लिए आई थी, उनका कोई इरादा नहीं था भारतीय राज्यों को अपने का, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने परिस्थितियों को देखा और परिस्थितियों को अपनी तरफ उन्होंने मोड़ा और परिस्थितियों ने उनका साथ दिया। इस प्रकार से भारतीय राज्यों को उन्होंने साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के अधीन कर लिया। इस प्रकार से अपने अपने उसकी राय है। यहाँ हम विशेष रूप से सहायक संगीत प्रथा का उल्लेख करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन बनाया, प्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। इस सहायक प्रक्रिया को संचालित करने का जिस प्रमुख गवर्नर जनरल का योगदान था वह लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। क्योंकि 1784 का जब ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ, उसमें हालांकि इसकी धारा थी 34 नंबर की, उसमें कहा गया था कि ये इंग्लैंड की नीति नहीं है कि वह दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन करे, अपने राज्य का विस्तार करे। ये इंग्लैंड की रीति और नीति में नहीं है। अतः यहाँ पर सतर्कता बरतने का उन्होंने आह्वान किया था इस ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा। हालांकि इस एक्ट के तुरंत बाद जो लॉर्ड के गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया ब्रिटिश इंडिया एक्ट के मुताबिक, और हालांकि उनको मैसूर के साथ संघर्ष करना पड़ा, मराठों से भी संघर्ष करना पड़ा कॉर्नवालिस को, और उनको कुछ क्षेत्र भी प्राप्त हुए। हैदर अली से हालांकि उनको कोई क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, लेकिन मराठों से उनको साल से और बड़ौच के क्षेत्र उनको प्राप्त हो गए। इसके पश्चात 1793 तक वे गवर्नर जनरल रहे। सर जॉन शोर आए अगले गवर्नर जनरल, उन्होंने भी हस्तक्षेप नीति का पालन किया। 1798 तक वे गवर्नर जनरल रहे। उनके समय में 1795 में मराठा निजाम के मध्य खुर्दा का युद्ध हुआ था। निजाम ने अंग्रेजों से सहायता की याचना भी की थी, परंतु सर जॉन शोर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि अंग्रेज किसी भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं लेगा, ये आपका मामला, आप जानो मराठा जानो।
इसी तरह से 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेज़ली आए। वेलेज़ली थोड़े से उग्र स्वभाव के साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। वह चाहते थे कि किसी भी तरह से भारतीय जो राज्य है उनको कहीं ना कहीं से हम अधीन कर ले, उनको अपना हस्तक्षेप की नीति का पालन कर ले। सॉरी, जो मैंने कॉर्नवालिस के बारे में आपको बताया था, वह लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय हैदराबाद से उनका संघर्ष हुआ था और से उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ था प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध में। इसी तरह से मराठा से उनको मनोज को क्या प्राप्त हुआ था, सालसेट के प्रदेश। कॉर्नवालिस के समय 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा अंग्रेजों को 12 मैल और मालाबार के कुछ क्षेत्र मैसूर से प्राप्त हुए थे। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभ में वेलेज़ली से पहले के जो गवर्नर जनरल थे वे जहां तक होते थे अपनी नीतियों को उन्होंने रोक रखा था, विस्तारवादी सोच को रोक रखा था, हस्तक्षेप नीति पर वे चल रहे थे। परंतु लॉर्ड वेलेज़ली की नीति एक तरह से साइक संधि की पोषक थी। वह चाहते थे किसी भी तरह के भारतीय राज्यों पर प्रभाव बनाए रखे और तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी बनी हुई थी जिससे कि उस समय नेपोलियन, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति काफी आगे बढ़ रही थी। तो अंग्रेजों का डर था कि कहीं वो भारत पर भी आक्रमण ना कर दे। अतः भारत पे अंग्रेजों के पास इतनी ताकत भी थी कि उनका सामना कर सके। इसलिए लॉर्ड वेलेज़ली और अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीय राज्यों से संधि की जाए, कैसे भी करके उनसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त की जाए, क्योंकि बगैर आर्थिक संसाधन के हम एक बड़ी सेना को खड़ा नहीं कर सकते। अतः लॉर्ड वेलेज़ली ने इसी सहायक संधि के द्वारा बगैर अपने आर्थिक व्यय खर्च किए ही, आर्थिक संसाधन खर्च किए ही पड़ोसी राज्यों जहां से वो सहायक संधि करते थे उनसे ही उन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। उसके माध्यम से बड़ी सेना खर्च करती थी और इसी तरह से उन्होंने फ्रांसीसी प्रभुत्व, जो फ्रांसीसी अधिकारी विभिन्न देशी राज्यों में आया करते थे, संधि के माध्यम से उनको भी उन्होंने रोक दिया था। अब सहायक संधि को लेकर ये थोड़ा सा अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं कि सहायक संधि क्या लॉर्ड वेलेज़ली की मौलिक उपज थी या उसके दिमाग की उपज थी। इसको लेकर जस्टिस रनाटे, जो महाराष्ट्र के इतिहासकार है, उनका यह मानना था कि लॉर्ड वेलेज़ली ने मराठों के चौथ और सर देशमुख की जो कर प्रणाली थी उसी से सहायक संधि प्रणाली का उन्होंने सीखा था, यानी कि उसी के आधार पर ये चौथ और सर देशमुखी के आधार पर ही ली गई थी। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जो फ्रांसीसी गवर्नर थे लॉर्ड डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया कि सहायक संधि, डुप्ले ने देशी राज्यों के मामले में सर्वप्रथम हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनको सैनिक सहायता के बदले में उनको उपहार और भेंट आदि प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसको भी माना। इसी तरह से अल्फ्रेड रॉयल ने 1765 से लेकर 1801 ईस्वी में ही सहायक संधि के पनपने की बात कही है। उन्होंने इसके 4 चरण तय किए। उन्होंने इसके कितने चरण तय किए? 4 चरण तय किए। जैसे कि अल्फ्रेड रॉयल के अनुसार कि कंपनी भारतीय पहले 1765 से 1801 के मध्य सहायक संधि का उदय हो चुका था, ये अल्फ्रेड रॉयल का मानना है, ना कि वेलेज़ली की पूरी तरह से दिमाग की उपज था। उन्होंने 4 चरण बताया, जिसका उल्लेख मैं आपके सामने कर देता हूँ अल्फ्रेड रॉयल के द्वारा। कंपनी भारतीय मित्र शासकों को सैनिक सहायता देगी और उसके बदले में धन प्राप्त करेगी। इस प्रकार की संधि कंपनी ने 1765 में अवध के साथ की, 1768 में निजाम के साथ की, हैदराबाद के निजाम के साथ। यानी कि किसी देशी राज्य को सैनिक सहायता देगी, उस सहायता के बदले धन प्राप्त करेगी। और इस तरह की संधि 1765 में अवध के साथ की, 1768 में निजाम के साथ किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा जो चरण उन्होंने बताया कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि करने वाले राज्य की सहायता के लिए एक सेना रिजर्व में रखी। वह सेना जिस राज्य को सहायता चाहिए थी उनके राज्य में न रखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में रिजर्व के रूप में सेना रखी और वक्त पड़ने पर वह देशी राज्य जब उनसे सैनिक सहायता चाहे तब वह उसको सहायता दे सकते थे। इस प्रकार की संधि 1773 में अवध के साथ वारन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, जब अवध के नवाब ने रोहिलों के विरुद्ध अंग्रेजी सैनिक सहायता चाहिए थी। यानी कि ये सैनिक जो टुकड़ी रखी गई थी, बटालियन रखी गई थी, ये क्या करते थे कि अंग्रेजों के राज्य में रहा करते थे, ना कि उस देशी राज्य के जिसने संधि की है। उनके बदले में अंग्रेजों को काफी धन प्राप्त हो जाया करता। तीसरा चरण अल्फ्रेड रॉयल के अनुसार कंपनी ने संधि करने वाले राज्य की सीमा में एक सेना रख दी, सेना नियुक्त कर दी अपनी, और जरूरत पड़ने पर वह सेना उस देशी राज्य के काम आती थी।
इसके बदले में उससे काफी धन, वार्षिक धन आदि वसूल कर लिया जाता था। इस प्रकार की संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में निजाम के साथ की थी। 1798 में निजाम के साथ की थी। चौथा चरण अल्फ्रेड लॉयड ने बताया सहायक संधि प्रथा के विकास का, वह था कंपनी संधि करने वाले राज्य में सेना खर्च के बदले में एक निश्चित धनराशि के बदले निश्चित भूभाग प्राप्त कर लेती थी। 1801 में अवध के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी संधि की थी और इस संधि के परिणाम स्वरूप उनको इलाहाबाद, कानपुर, फरीदाबाद, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद के क्षेत्र प्राप्त हुए थे। चौथा चरण क्या बताया उन्होंने अल्फ्रेड लॉयड ने कि जिस राज्य के साथ अंग्रेज संधि करते थे वहां एक सैनिक टुकड़ी रखते थे। उस सैनिक टुकड़ी के बदले धन ना लेकर बल्कि निश्चित उस धन के बदले निश्चित भूभाग का क्षेत्र ले लिया करते थे, जिससे कि अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी भरपाई हो सके। इस प्रकार से गोरखपुर, अवध के साथ 1801 में संधि की गई थी। गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर आदि प्रदेश उन्होंने लिए थे। तो अल्फ्रेड लॉयड ने 4 चरण बताए सहायक संधि प्रथा के विकास में। हालांकि हम जब तय करते हैं कि किसी भी काल के दौरान हम देखते हैं कुछ जो नीति या नीतियां बनाई जाती है, हम ये देखते हैं कि वैसी बातें में पहले के समय में प्राप्त हो जाती है, लेकिन सहायक संधि प्रथा का जो जनक है हम लॉर्ड वेलेस्ली को इसलिए मानते हैं कि हो सकता है कि उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी सहायक संधि के द्वारा जो शर्तें लागू की गई थी वैसी शर्तें पिछले समय में मिल जाए, लेकिन वह मौलिक रूप से और व्यवहारिक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही हमारे सामने आती है और एक निश्चित शर्तों के साथ आती है, एक निश्चित शर्तों के साथ आती है। इसलिए सहायक संधि प्रथा को हम लॉर्ड वेलेस्ली की मौलिक उपज बोल सकते हैं। इसी बात को पुष्टि करने के लिए इसी बात का समर्थन किया है प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ने भी। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा की तुलना मकड़ी के जाले से की है। सहायक संधि प्रथा की तुलना किससे की है? मकड़ी के जाले से की है। किसने? प्रोफेसर जेपी मिश्रा, जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा ने। उनका मानना है कि सहायक संधि प्रथा उसी तरीके जैसे कि मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा फंस जाता है तो वह निकल नहीं सकता। अब मकड़ी जब चाहे, जिस समय चाहे, वह उसे किसी भी तरह से अपने चंगुल में फंसाकर मार सकती है क्योंकि वो उसमें फंस चुका है। इसी तरह की जो जाल था सहायक संधि प्रथा का, वो लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के प्रति बिछाया था। तो ये देशी राज्य सहायक संधि प्रथा की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। मौलिक रूप से ये व्यवहारिक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली की ही देन है, इसको हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। अब बात करते हैं सहायक संधि प्रथा की शर्तें। सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि प्रथा की कुछ निश्चित शर्तें थी, जिसके आधार पर इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली या ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों को अपने चंगुल में फंसाया और उनसे काफी धन दौलत भूभाग उन्होंने प्राप्त किया। पहली शर्त, जो भारतीय राज्य इस संधि को स्वीकार करते थे उसके सभी वैदेशिक मामले एक तरह से कंपनी के अधिकार में आ गए। सभी वैदेशिक मामले क्या थे? वैदेशिक मामले कंपनी के अधीन यानी कि ये संधि जो विदेशी राज्य स्वीकार करता था उसके सभी वैदेशिक मामले कंपनी के अधीन आ गए। अब विदेशी राज्य जिसने सहायक संधि की है वे बिगर अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी चाहे विदेशी देशी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से युद्ध अथवा संधि अपने स्तर पर नहीं कर सकता था जब तक कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं दे देता। इस प्रकार से यानी कि वैदेशिक मामले किसके हाथों में आ गए? एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। दूसरी शर्त ये थी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला कोई भी देशी राज्य बगैर अंग्रेजों की अनुमति के, बगैर कंपनी की अनुमति के किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी या रहने की अनुमति नहीं देगा। किसी भी यूरोपियन
कर दिया। यानी कि संधि को जो स्वीकार करता था वे क्या करता था, शर्त यह भी रखी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि कोई भी यूरोपियन बगैर अग्रणी की अनुमति के ना तो वह नौकरी प्राप्त कर सकता उस राज्य में और न ही रहने की अनुमति उसको दी जा सकती है जब तक अंग्रेज नहीं चाहे। इस शर्त का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना था देशी राज्यों से। तीसरी शर्त यह रखी गई, संधि को स्वीकार करने वाले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य अपने राज्य में कंपनी की सेना रखते थे, रखनी पड़ती थी। इस सेना के खर्च के लिए एक निश्चित धन देना पड़ता था। अगर वो निश्चित धन नहीं दे पाता था तो क्या करना पड़ता था, उस धन के बराबर एक निश्चित भूभाग कंपनी को देना पड़ता था। सेना के बदले सेना रखने के बदले निश्चित धन या निश्चित भूभाग देना। जो भी देशी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता था उसे अपने राज्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना के खर्च किसको उठाना पड़ता था, उसे देशी राज्य को उठाना पड़ता था। अगर वे धन नकद दे दे तो अलग बात है, नहीं दे पाता तो निश्चित भूभाग उसको देना पड़ता था। चौथी शर्त यह रखी गई कि कंपनी को सहायक संधि के द्वारा देशी राज्यों को अपने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक अधिकारी जिसको रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था उसको अपने यहाँ रखना पड़ता था, चाहे वो उसकी राजधानी में रहे उसके पड़ोस में रहे, वह उसको रखना ही पड़ता था। इस संधि के द्वारा रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट रखना। देशी राज्यों को इस संधि के द्वारा एक राजनीतिक अधिकारी जिसको रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट बोला जाता था उसको रखना पड़ता था। ये काफी एक तरह से उनके आंतरिक मामलों में भी उनकी पूरी जानकारी प्राप्त रखता था और समय आने पर उनको डांट फटकार भी लगाया करता था। और हम देखेंगे बाद में किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रेसिडेंट के माध्यम से ही अवध का विलय किया था, तो इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। पांचवी शर्त इस संधि में यह रखी गई कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्य के ऊपर जो आक्रमण होता था, भारी आक्रमण, उससे भी उसकी रक्षा करेगा और आंतरिक जो विद्रोह हो रहे थे उससे भी उसकी रक्षा करेगा। कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि प्रथा के बदले। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह से रक्षा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला कोई भी देशी राज्य के ऊपर अगर भारी आक्रमण करता है तो उससे रक्षा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आंतरिक विद्रोह होता है तभी उसकी रक्षा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। छठी शर्त ये जोड़ी गई, कंपनी ने ये भी आश्वासन दिया देशी राज्यों को जो सहायक संधि स्वीकार करता था कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी इसमें शर्त थी। हालांकि ये शर्त कभी भी उन्होंने एक तरह से क्या नहीं की, कभी भी इसका पालन नहीं किया। आंतरिक मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करते रहे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट के माध्यम से। सातवीं शर्त इसलिए जोड़ी गई कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का अगर कोई मित्र है तो वह भी दोनों का मित्र रहेगा। अगर कोई शत्रु है, देशी राज्य का शत्रु है, तो कंपनी भी इसको अपना शत्रु मानेगी। इस प्रकार की शर्तें इसमें जोड़ी गई थी। तो 7 ही मुख्य शर्तें थी जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा देखी गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जब 1813 से 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए थे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसमें एक शर्त और जोड़ी थी सहायक संधि में। वह शर्त यह थी कि वार्षिक कर खिराज देशी राज्यों को देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये शर्त उन्होंने जोड़ दी कि जो भी सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने वाला राज्य है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक खिराज, एक निश्चित खिराज, निश्चित धन देगा। ये शर्त किसने जोड़ी थी बाद में? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, क्योंकि उस समय लगभग सभी देशी राज्यों में किसी न किसी का प्रभाव हो चुका था, इसलिए ये नई नीति बन गई थी। इस प्रकार से सहायक संधि प्रथा की कुछ ये शर्तें थी। अब हम बात करेंगे
सहायक संधि प्रथा की शर्तें तो हमने देख ली। अब इसकी समीक्षा भी कर लेते हैं। सहायक संधि की समीक्षा, सहायक संधि की समीक्षा, जो भी शर्तें 7-8 शर्तें जो मैंने बताई है उसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए। पहली बात तो है कि सहायक संधि प्रथा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लॉर्ड विलियम की ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लाभ ही लाभ प्राप्त हुई, उनको कोई हानि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस समय जब लॉर्ड विलियम भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय नेपोलियन का भी डर था। नेपोलियन अपनी शक्ति के माध्यम से यूरोप में तेल का मचा चुका था और विभिन्न राज्यों को जीत लिए थे। इंग्लैंड उसका सर्वप्रमुख शत्रु था, महाद्वीपीय व्यवस्था उसने शुरू की थी, उसके माध्यम से इंग्लैंड को भी तबाह बर्बाद करना चाहता था। तो अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं ना कहीं भारत में नेपोलियन आक्रमण ना कर रहे, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा का पालन किया, क्योंकि नेपोलियन अंग्रेजों के पास भारत में इतने आर्थिक संसाधन तो नहीं थे तो इतनी बड़ी सेना तैयार करे। अतः लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा के द्वारा बगैर आर्थिक संसाधनों को खोए हुए ऐसे राज्यों के माध्यम से ही उन्होंने क्या कर लिया, बड़ी सैनिक तैयार कर लिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं बाद में कहा भी था कि हमारे पास लगभग 22,000 की ऐसी सेना थी जिनका खर्च देशी राज्य ही उठा रहे थे, हमें एक रुपया भी खर्च करने की उसमें आवश्यकता नहीं थी, हम किसी भी ताकत से लड़ने के लिए तैयार थे। तो अंग्रेजों को इससे काफी लाभ प्राप्त हुआ, उनको अपने आर्थिक संसाधनों को खोए बगैर ही वे क्या कर लिया करते थे, अपने सैनिक शक्ति को उन्होंने काफी बढ़ा लिया था। इसी तरह से हम बात करें तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैनिक सीमाएं थी ना, उसकी राजनीतिक सीमाओं को क्रॉस कर चुकी थी, राजनीतिक सीमाओं को पार कर चुकी थी। विभिन्न देशी राज्यों से जो सहायक संधि की उसका अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे उत्तर भारत में उनकी राजनीतिक सीमाएं बिहार के आसपास तक थी, लेकिन उन्होंने अवध के साथ जो सहायक संधि की थी, उस सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने बाद में आगरा जीतने में उन्होंने काफी मदद की थी सहायक संधि के द्वारा। इसी तरह से हैदराबाद के निजाम के साथ जो सहायक संधि की, उसके माध्यम से उन्होंने मैसूर को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हम बात कर लें तो उनकी जो राजनीतिक सीमाएं थी ना, उनसे अधिक उनकी सैनिक सीमाएं हो चुकी थी, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र कम होते हुए भी लेकिन उनकी सेना भारत के हर कोने में पहुंच चुकी थी। उसके माध्यम से उन्होंने अपना वर्चस्व भारत में स्थापित कर दिया था और एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में वे उभर चुके थे। इस सहायक संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी भूभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि सहायक संधि प्रथा में एक शर्त यह थी कि सेना रखने के एवज में वे धन प्राप्त करते थे, तो कोई राज्य धन नहीं दे पाता था तो उसके बदले में भूभाग, निश्चित भूभाग उनसे प्राप्त कर लिया जाता था। इस निश्चित भूभाग के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में काफी विस्तार हो चुका था। इसी तरह से जो देशी राजे रजवाड़े थे जिन्होंने सहायक संधियां स्वीकार की थी, उनके जो विदेश नीति थी उन पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। जैसे कि मैंने शर्तों में बताया कि उन्होंने कोई भी विदेश नीति या चाहे वो किसी राज्य से युद्ध करना हो, संधि करना हो, बगैर अंग्रेजों की इजाजत के वे नहीं कर सकते थे। एक तरह से देशी राज्य पंगु हो चुके थे और जो पॉलिटिकल एजेंट थे या रेजिडेंट थे वे आए दिन देशी राज्यों में हस्तक्षेप करते थे, देशी राज्यों की पूरी जानकारियां वे प्राप्त कर चुके थे। इससे देशी राज्य रजवाड़ों को काफी क्षति पहुंची थी। इस सहायक संधि प्रथा का एक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी हुआ कि जो फ्रांसीसी प्रभुत्व भारतीय राज्यों में धीरे धीरे बन रहा था, इस सहायक संधि प्रथा के द्वारा वह समाप्त हो गया, क्योंकि इसने एक शर्त दी थी जो भी राज्य सहायक संधि करेगा वह क्या करेगा, बगैर अंग्रेजों की अनुमति की कोई यूरोपियंस उस देशी राज्य में नहीं रह सकता, ना वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये काम था फ्रांसीसी प्रभुत्व को हटाना, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली काफी हद तक सफल रहा। इसी तरह से भारतीय राज्यों के संदर्भ में सहायक संधि प्रथा को देखें तो इससे उनको काफी क्षति पहुंची, उनको हानि हुई। एक
एक तरह से हर तरीके से हम देखें तो उनको काफी उनको अपने भूभाग से हाथ धोना पड़ा, अपने धन दौलत से हाथ धोना पड़ा। और यहाँ तक कि हम बात करें जो देसी राजे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी, उन्होंने अपने राज्य में राजकार्य में ध्यान देना भी छोड़ दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंट थे या फिर जो रेजिडेंट थे वही एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं प्रत्यक्ष रूप से वे देसी राज्यों के राजकार्य में दखल देना शुरू कर दिया था। और जब वे दखल दे ही रहे थे तो देसी राज्य रजवाड़े के जो राज्य थे वे भी अपने कार्य से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और वे ऐशाराम में डूब गए। सारे काम वे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही करने लगे। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनकी लालची नजर थी उसके माध्यम से देसी राज्य रजवाड़ों को खूब धन दौलत भूभाग के माध्यम से उनको खूब लूटा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहायक संधि प्रथा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी लाभ हुआ, जबकि देशी राज्यों को काफी क्षति उठानी पड़ी। अब थोड़ी सी हम ये बात भी कर लेते हैं कि सहायक संधि प्रथा के द्वारा कौन कौन से जो राज्य थे उनको हटाया गया। सबसे पहले सहायक संधि प्रथा के द्वारा जिस राज्य को सहायक संधि करने वाले सबसे पहले हैदराबाद भारत में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? हैदराबाद का निजाम। 1799 के प्रारंभ में इन्होंने से सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कंपनी के लगभग 6 बटालियनों को अपने राज्य में रखना स्वीकार किया और उसके बदले में 24 लाख रुपए के आसपास इन्होंने क्या देना स्वीकार किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को धन देना स्वीकार कर लिया। और फ्रांसीसियों को, चूंकि इसमें शर्त थी विदेशी नहीं रह सकते थे, फ्रांसीसियों को हैदराबाद से निकाल दिया गया। 1800 ईस्वी में जब हैदराबाद से संधि के 1 साल बाद की बात करते हैं तो सहायक सेना के खर्चे के लिए हैदराबाद को उन सभी क्षेत्रों को सौंपना पड़ा जो चौथे आंग्ल-विश्व युद्ध में हैदराबाद को प्राप्त हुए थे। वे सभी राज्य किसको सौंपने पड़े इस संधि के परिणाम स्वरूप? अंग्रेजों को। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद राज्य ने। ये पहला राज्य था 1799 में जिन्होंने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार की थी। इसी तरह से अवध तो शुरू से ही अंग्रेजों का एक तरह से मित्र हो गया था, लेकिन फिर भी उनको सहायक संधि करने के लिए विवश किया गया। इस संधि के द्वारा गंगा यमुना का दोआब, बीच के लोअर दोआब, गोरखपुर में रोहिलखंड के प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़े सहायक संधि के द्वारा। ब्रिटिश इसका ब्रिटेन में भी काफी हंगामा हुआ और उस समय ब्रिटिश सांसद थे फॉक्सटोन ने लॉर्ड वेलेस्ली की काफी आलोचना की, क्योंकि अवध का क्षेत्र तो अवध का राज्य तो पहले ही अंग्रेजों का मित्र बन गया था, तो उनके क्षेत्रों को हड़पने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा ये भी किया, जिसकी काफी आलोचना इंग्लैंड की संसद ने भी सुनाई थी। परंतु लॉर्ड वेलेस्ली और इसी तरह से डॉडवेल जो एक इतिहासकार रहे उन्होंने भी लॉर्ड वेलेस्ली की काफी आलोचना की अवध के मामले में। तो अवध को भी क्या करना पड़ा? इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह से बात करें तो मैसूर, चौथा आंग्ल-विश्व युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मारा गया 1799 में। उसके पश्चात जब उनके राज्यों को बांट लिया आपस में, अंग्रेजों, निजाम और मराठों ने उन क्षेत्रों को लेना स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया और क्षेत्र को मैसूर और हैदराबाद और अंग्रेजों ने आपस में बांट दिया था मैसूर का राज्य। केवल मध्य मैसूर का जो क्षेत्र बचा हुआ था वह प्राचीन हिंदू राजवंश कृष्णाजी का राज वडियार तृतीय को वो वहां का राजा स्वीकार कर लिया, उनको सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। सहायक सेना के बदले में 22 लाख रुपए वार्षिक उनसे वसूल किया गया, इससे मैसूर से। तो मैसूर में भी स्वीकार किया। इसी तरीके से मराठा 1801 में बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय ने मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। किससे स्वीकार कर लिया था? अंग्रेजों से। और इसके पश्चात भोसले और सिंधिया होलकर से भी अंग्रेजों का संघर्ष हुआ और भोसले ने भी देवगांव की संधि के द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। इसी तरह से
ग्वालियर की सिंधियाओं ने भी सूची अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी 1803 में, उसके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया। इसी तरीके से 1818 में जाकर लॉर्ड हेस्टिंग के समय जाकर होल्कर ने भी सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया था। तो मराठों के सभी ग्रुपों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे तंजौर। तंजौर का छोटा सा राज्य था जो मराठों के अधीन आया करता था। वेलेजली ने वहां पर जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, उसका एक व्यक्ति का सरफौजी का समर्थन करते हुए उसको वहां का शासक नियुक्त कर दिया और वहां पर उसको सहायक संधि उसके साथ कर दी। इसके माध्यम से तंजौर का छोटा सा राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। वहां से उनकी सेना के बदले काफी सहायता उन्होंने प्राप्त की। इसी तरह से सूरत के राज्य ने भी एक तरह से सहायक संधि स्वीकार की और इसी तरीके से कर्नाटक ने भी सहायक संधि स्वीकार की। सूरत, कर्नाटक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के जो कुछ राज्य हैं उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को साम्राज्य भी विस्तार हुआ, उनको काफी धन दौलत भी प्राप्त हुई और काफी भूभाग भी उनको सहायक संधि के द्वारा प्राप्त हुआ। इस साम्राज्यवादी नीति के शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी एक आदर्श के रूप में। लॉर्ड हेस्टिंग ने उसको और आगे बढ़ाया और हम लॉर्ड डलहौजी के समय देखते हैं तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था। आज के लिए इतना ही। सहायक संधि प्रथा आप इस वीडियो को देखना, एक बार में 2 बार देखना। इसके बाद हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं।